बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 26 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं शाम की सूरत हाल, जहां हैयत तहरीर अल शाम ने जब से बशार अल असद के तवील इक़्तिदार का खात्मा किया तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नए लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था। जाहिर है कि जब आप एक 54 साल तवील इक़्तिदार का खात्मा करेंगे तो आपको चैलेंजेस का सामना तो होगा। एक ऐसे मुल्क के अंदर जो मुल्क आपको मालूम है कि दहाइयों तक जो है वो सिविल जंग का शिकार भी रहा और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों समेत जो दर्जनों ग्रुप्स हैं वो भी इस मुल्क के अंदर आमने सामने हैं। तो इस मुल्क के अंदर एक नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों से हैयत तहरीर अल शाम को या फिर अबू मोहम्मद अल जुलानी को जिस चैलेंज का सामना है, तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है कि नई हुकूमत की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका सामना अबू मोहम्मद अल जुलानी या फिर हैयत तहरीर अल शाम की नई हुकूमत को करना पड़ रहा है, जो कि अब तक मैं आपको बता दूं कि 14 जाने ये मामला ले चुका है। और अगर HTS से ये मामला कंट्रोल ना हुआ तो आने वाले चंद घंटों या फिर आने वाले चंद दिनों में ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखूंगा। मामला शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने वाली एक वीडियो से। मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये वीडियो भी शेयर कर दूं जो कि मैंने देख ली है। आप भी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, स्पेशली एक्स के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप देख सकेंगे कि एक मुकद्दस मकाम की शाम के अंदर, हलब के अंदर एक मुकद्दस मकाम के अंदर जो है कुछ फाइटर्स खड़े हुए हैं, नकाबपोश हैं और वो लोगों को मार पीट रहे हैं और उस मुकद्दस मकाम की बेहुरमती भी कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्पेसिफाई नहीं किया गया। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, मैंने कोशिश की कि देखूं कि कौन सा मुकद्दस मकाम है जिसकी बेहुरमती की जा रही है इस वीडियो के अंदर, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया गया। इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि ये मुकद्दस मकाम जो है वो अलवी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस मकाम है। अलवी कम्युनिटी आपको मालूम है कि 15% से कुछ ज्यादा शाम के अंदर अलवी कम्युनिटी है। तो अलवी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस मकाम था जो इस वीडियो के अंदर देखा गया कि इसकी बेहुरमती भी की जा रही है और लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। तो अलवी कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज हो गई, ना सिर्फ हलब के अंदर, ना सिर्फ होम्स के अंदर, बल्कि तरतूस का इलाका और जो लटाकिया का इलाका है, इन 4 शहरों के अंदर हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और सिर्फ सड़कों पर नहीं निकल आए बल्कि HTS की नई हुकूमत की जो पुलिस फोर्स है उस पर भी इन मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। 14 जान बहक हो चुके हैं, 10 जख्मी हैं और अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये मुजाहिरे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब ये मुजाहिरे, जिस वीडियो की वजह से ये मुजाहिरे फूटे, उस वीडियो पर जो HTS की हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। HTS की हुकूमत के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है या फिर फैलाई जा रही है, ये वीडियो काफी पुरानी है और है तो ये 2024 की, लेकिन पिछले महीनों की है। और ये जो ग्रुप है, ये जो फाइटर्स हैं, ये भी हम नहीं बता सकते या कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि किस ग्रुप के फाइटर्स हैं। मैंने आपको बताया कि दर्जनों धड़े हैं शाम के अंदर, दर्जनों ग्रुप्स हैं, तो किस ग्रुप के फाइटर्स हैं और कब की ये वीडियो है। ये पुरानी वीडियो है, HTS ने ये तो कंफर्म कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस ग्रुप के फाइटर्स हो सकते हैं जो ऐसा इस मुकद्दस मकाम के अंदर कर रहे थे। बहरहाल HTS ने कहा कि इस वीडियो को जो फैला रहा है तो वो फैलाने से बाज रहे और जो फैला रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी HTS की हुकूमत की जानिब से। अच्छा, एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि क्या वजह बनी कि ये इतने ज्यादा मुजाहिरे फूट पड़े या फिर इतने ज्यादा ये आपे से बाहर हो गए मुजाहिरीन कि इन्होंने पुलिस एहलकारों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो एक साइड मैंने आपको बता दी। अब दूसरी साइड में आपको बता दूं, अल जजीरा का रिपोर्टर अब से कुछ देर कबल ये रिपोर्ट कर रहा था, दमिश्क में खड़ा हुआ था और इसने ये बताया कि जी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी गुज़िश्ता रात और इस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ, 2 बातों पर गौर हुआ। एक बात तो ये थी कि जो अलवी कम्युनिटी वाले इलाके हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, अलवी कम्युनिटी जो मेजोरिटी इलाके हैं जहां पर अलवी कम्युनिटी रहती है, तो उन लोगों के साथ, उस कम्युनिटी के साथ बातचीत करनी है या फिर बाय फोर्स यानी कि ऑपरेशन करना है इनके खिलाफ। तो फैसला यह हुआ कि जी ऑपरेशन करेंगे। तो ये ऑपरेशन क्यों किया गया मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल असद रजीम के अंदर जो भी ऑफिशियल्स थे या फिर जो बशार अल असद के जो फैमिली मेंबर्स हैं
تو ان کے خلاف یہ آپریشن حیت تحریر الشام نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ کرتے ہیں اور ان کا خاتمہ کرتے ہیں. جو بھی آفیشلز ہیں جن کے ہاتھ معصوم شامیوں سے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا. اور جب یہ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی ایچ ٹی ایس کی جانب سے, تو پھر یہ جو علوی کمیونٹی والے ہیں یہ آلریڈی ایک ویڈیو کو لے کر یہ پہلے سے غصے میں تھے, تو یہ اکٹھا ہو گئے. انہوں نے جو ایچ ٹی ایس کے پولیس اہلکار ہیں ان پر انہوں نے دھاوا بول دیا اور 14 جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. 10 سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ زخمی بھی ہو گئے ہیں. اب یہ دوسرا ورژن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو ویڈیو کو وجہ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو وجہ بنی کہ اتنے زیادہ مظاہرین جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو گئے, اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ الجزیرہ اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کیا تھا کہ جا کر جو اسد رجیم والے جو پرومیننٹ آفیشلز ہیں ان کو گرفتار کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی, اور وہاں پر انہیں جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تیسرا ورژن میں آپ کو بتا دوں جو ایچ ٹی ایس کا ورژن ہے. ایچ ٹی ایس نے یہ بتایا کہ جب ہم نے کنٹرول کیا تھا دمشق کو اور بشار الاسد کا جب ہم نے طویل اقتدار گرایا تھا, تو تب کچھ تو بھاگ گئے عراق, کچھ بھاگ گئے لبنان, اور کچھ جو ہیں وہ علوی میجورٹی جو علاقے ہیں شام کے اندر وہاں پر انہوں نے جا کر پناہ لے لی ہے. تو ان کے خلاف ہم نے آپریشن کرنا ہے, اور اس لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم آپریشن کریں گے, اور جو بھی یہاں پر مسلح لوگ ہیں ان علاقوں کے اندر تو انہیں ہم نہ صرف نکالیں گے ان علاقوں سے بلکہ انہیں سزائیں بھی دی جائیں گی, کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ شام کے معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اب یہ تیسرا ورژن میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن جو مین ورژن ہے وہ یہی ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے جس کو ایچ ٹی ایس نے تو بہرحال مسترد کیا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے, چلیں وہ پرانی ویڈیو ہوگی. لیکن کرسمس کے موقع پر جو کرسمس ٹری کو ہما کے علاقے میں ایک کرسمس ٹری, بہت بڑا کرسمس ٹری جو ہے وہ ایک چوک کے اوپر بنایا گیا تھا, تو اس کو آگ لگا دی گئی. تو جو مسیحی برادری ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے کہ جس طرح کے وعدے کیے جا رہے ہیں ابو محمد الجولانی کی جانب سے, تو ان وعدوں کو وفا نہیں کیا جا رہا ہے. یا پھر سائنس بھی ایسے نہیں ہے کہ شام کے اندر جو مائنورٹیز ہیں وہ محفوظ رہیں گی, تو اس طرح کے سائنس نظر نہیں آ رہے. جو مسیحی برادری ہے انہوں نے اس طرح سے گفتگو کی انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ہم شام کو چھوڑ جائیں گے. تو مسیحی برادری بھی سراپا احتجاج ہے, یعنی کہ ان سائڈ شام جو سیکٹیرین وائلنس ہے تو یہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسپیشلی میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ بہت زیادہ یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو چکے ہیں. اب گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایچ ٹی ایس کے منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا اور انہوں نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیوس پھیلانے سے باز رہا جائے. اب وہ ریفر کر رہے تھے آیت اللہ علی خامنائی کے خطاب کو. اس خطاب کے اندر ویسے تو بہت ساری باتیں کی تھی آیت اللہ علی خامنائی نے, جو ریزسٹنس ہے اس سے ریلیٹڈ بھی, اسرائیل ریلیٹڈ بھی, پھر شام ریلیٹڈ بھی باتیں کی تھی. ہماری پریزنس کیوں ہے, آیت اللہ علی خامنائی نے بتایا تھا کہ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے, داعش کے حملوں سے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے, اور اسرائیل کے خلاف ہم شام کے اندر موجود تھے. یہ آیت اللہ علی خامنائی نے جو ہے وہ اپنے خطاب کے دوران کہا تھا. پھر آیت اللہ علی خامنائی نے شام کی جو یوتھ ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اٹھ کھڑے ہونا, اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی جائے تو اٹھ کھڑے ہونا, پریشان نہ ہونا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس کو ریفر کر رہے تھے جو ایچ ٹی ایس کے منسٹر ہیں کہ اس طرح سے آپ کیوس جو ہے وہ ملک کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ ٹی ایس کے جو آفیشلز ہیں ان کا یہی بیان سامنے آیا کہ جو بھی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے یا پھر وائرل کی جا رہی ہے تو ہم اس وائرل کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑیں گے, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ جو انریسٹ ہے, جو کیوس ہے وہ شام کے اندر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ صرف یہ, جو کردش فائٹرز ہیں ان کی بھی لڑائیاں رپورٹ ہو رہی ہیں. جو ایچ ٹی ایس کی حکومت ہے, نئی حکومت ہے, اس کے ساتھ کردش جو فورسز ہیں ان کی بھی لڑائیاں رپورٹ ہو رہی ہیں. حالانکہ ترکیہ نے کتنا زیادہ وارن کیا, پھر جو ابو محمد الجولانی ہیں انہوں نے آفر بھی دی کہ تمام دھڑے جو ہیں وہ شام کی ڈیفنس منسٹری کے انڈر آ جائیں, تمام کے تمام آگے, لیکن کرد فائٹرز جو ہیں وہ نہیں آئے. اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے, کوئی عام دام یہ گروپ نہیں ہے, بلکہ ان کردش فورسز کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے.
और अमेरिका, तुर्किया की डोमिनेंस अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। क्या मौजूदा सदर, क्या आने वाला सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने भी तुर्किया को कहा कि अनफ्रेंडली टेक ओवर था और इस तरह से तो हम आपको शाम के ऊपर इस तरह से कंट्रोल नहीं करने देंगे। जाहिर है कि अमेरिका को तुर्किया का इन्फ्लुएंस इस रीजन के ऊपर क्यों कर बर्दाश्त हो सकता है। हाँ, इसराइल का हो सकता है, और इसराइल मैंने आपको बताया था कि इसराइल भी जो शाम की नई हुकूमत है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो इसराइल है। और ये जो कुछ इंटरनली भी हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं इन सहूनियों का या फिर इनके इत्तेहादियों का हाथ होगा कि इनको आपस में लड़वाओ और फायदा खुद उठाओ, और यहां से जो फायदा है वो सहूनी ही उठाएगा। एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि सहूनी ही, ये जो भी बदअमनी है, ये जो भी अनरेस्ट है, जो भी केओस है, इसका फायदा जो है वो फाइनली इस सहूनी वजीर आजम को ही होगा, जिसने अपनी फौजों को, जो काबिज फौजें हैं, उनको इतने करीब पहुंचा दिया है दमिश्क के कि ये अगर दमिश्क के ऊपर धावा बोलना चाहें तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिस पहाड़ी के ऊपर ये खड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां से दमिश्क बहुत करीब है। तो इन्होंने, सहूनियों ने, ये जो आपसी लड़ाई है मुसलमानों की, तो इसका बहुत अच्छा फायदा पहले भी उठाया कि तुर्किया ने ये जो साइड है, जो फलस्तीन की साइड है, जो इसराइल की साइड है, इसको इग्नोर करते हुए जो शाम की बशार अल असद की हुकूमत है उसका तख्ता तो पलट दिया, लेकिन ये साइड इग्नोर कर दी कि आगे क्या होगा। जो कुर्द फौजी हैं जिनके खिलाफ एक्चुअली तुर्किया को कंसर्न्स हैं जिनको लेकर, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन का जो होमवर्क है वो रजब तैयब एर्दोगान ने पहले तो नहीं किया था, लेकिन अब तैयब एर्दोगान जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जो कुर्द फोर्सेस हैं, जो कि दहशतगर्द हैं, तुर्किया इन्हें कहता है, और ये दहशतगर्द हमलों के अंदर भी मुलव्वस हैं तुर्किया में, क्योंकि अपने मुल्क बनाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कुर्दिस्तान के नाम से। तो तुर्किया तो हर हद तक जाना चाहता है इनके खात्मे के लिए भी, जिन्होंने अब रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है HTS की फोर्सेस के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका, मैंने आपको बताया कि इनके पीछे खड़ा हुआ है, और अमेरिका तुर्किया को ऐसा नहीं करने देगा कि तुर्किया अपनी फौजें अगर उतार देगा तो हो सकता है कि अमेरिका या तो खुद आ जाए मैदान में कुर्द की सपोर्ट के लिए, या फिर अपना जो मोहरा है जो कि इसने बहुत करीब बिठा दिया है दमिश्क के, उसको कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से कि आ जाओ और शाम को भी कंट्रोल कर लो। तो ये मैंने कहानी आपको बता दी, और इस कहानी का सोल्यूशन ये है कि ईरान और तुर्किया और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो इन सहूनी ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं, जो कि मस्जिदुल अक्सा के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस के मौके पर एक तो यहाँ पर मसीही जो वफूद थे वो आए हुए थे, जो पादरी थे वो आए हुए थे, तो यहाँ पर इन्होंने मौका देखते हुए जो इनका मिनिस्टर है बेन गवेर, वो मस्जिदुल अक्सा कंपाउंड के अंदर दाखिल हो गया, और इस पर जॉर्डन की जानिब से एक बहुत मोटा तगड़ा मजम्मती अलामिया जारी किया गया है कि हम बहुत मजम्मत करते हैं कि आपने मस्जिदुल अक्सा, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, वो आपकी जानिब से की जा रही है। और गजा के अंदर भी 38 मजीद शहादतें आज की डेट में रिपोर्ट हो चुकी हैं। हालांकि जो सहूनी हैं, ये जो इसराइली फैमिलीज हैं, ये सरापा एहतजाज हैं कि कहाँ गई जो सीज फायर डील थी, जो कैदियों का तबादला होना था। तो वो मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक अभी तक बरकरार है, क्योंकि सहूनियों की जानिब से डेली कोई नई कंडीशन रख दी जाती है सीज फायर को लेकर, और लबनान के अंदर भी आज भी सीज फायर की वॉलेशन रिपोर्ट हुई है। और यूनिफिल ने कल तो जो नजीब मिकाती था उसने दरख्वास्त की थी आलमी बरादरी से, अब यूनिफिल ने भी दरख्वास्त की है इसराइल से कि बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी से आप सदरन लबनान से बाहर निकल जाएं। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट से या फिर इस तरह के मजम्मती अलामियों से न कल कुछ हुआ था न आज कुछ होगा। इनका सोल्यूशन वही है जो यमनी हौसी मुजाहिदीन की जानिब से इनके साथ जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो यही सोल्यूशन है। लातों के भूत हैं, ये बातों से तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, कल भी नहीं माने थे, आज भी नहीं मानेंगे और आने वाले कल भी नहीं मानेंगे। तो हौसी मुजाहिदीन ने इनका सही इलाज कर रखा है, और हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर इनकी जानिब से मशावरत भी की जा रही है, और ये कंफ्यूज्ड हैं कि हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन किया जाए। अब इनका जो चीफ है, इनकी जो एजेंसी का चीफ है, उसने मशवरा दिया नेतन्याहू को कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। अगर हमने ईरान को, जो कि जड़ है, उसको ही खत्म कर दिया तो फिर कहां गया ईरान और कहां गई उसकी जो रेजिस्टेंस है, तो उसका ऑटोमेटिकली खात्मा हो जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, सिर्फ हम यमनी हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। लेकिन कब यह ऑपरेशन किया जाएगा
اور اس آپریشن میں کس کس کی مدد ان کو درکار ہوگی، امریکہ اور برطانیہ کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان صہیونیوں کا ان کی جانب سے ساتھ دیا جائے گا جو سٹارٹ ہی سے اس نسل کشی میں ان صہیونیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نظر رکھیں گے، دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور مسلمانوں کی یونٹی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔